हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 पूरा सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होता है, आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। पहला नंबर का क्वेश्चन है, तिलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए चर का प्रयोग कर नियम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, चर चर आपने पहले कभी शायद नहीं सुना होगा, ठीक है, क्योंकि क्लास 6 से ही चर यानी कि वेरिएबल स्टार्ट होता है, अलजेब्रा स्टार्ट होता है। तो चर का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं। आपके पास दो नंबर होता है, जैसे कि एक तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से रहता है, इसको हम लोग अचर कहते हैं, अचर। और एक होता है चर। आपने कभी ऐसा भी सुना होगा, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, इस तरीके से सुना होगा। तो जो ए बी सी डी होता है उसको हम लोग चर कहते हैं। इसका मान बदलते रहता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं ए जोड़ 2 लिख देता हूँ, ठीक है, ए प्लस 2। तो ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ए का वैल्यू। तो इसको हम लोग चर कहते हैं, जिसका वैल्यू बदलते रहता है, ठीक है। तो इसी को आपको याद रखना है। अचर 1 2 3 4 5 6 7 8 को हम लोग अचर कहते हैं, और चर मतलब ए बी सी डी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चर का प्रयोग करना है, ए बी सी डी का एक का प्रयोग करना है और एक नियम बताना है। जैसे कि पहला नंबर देखिए, अक्षर एल का, यहाँ पर देखिए तिल्ली से बना हुआ है एल, माचिस का तिल्ली, इधर सर है, इधर पूंछ है, इधर सर है, इधर पूंछ है, ठीक है, एल बनाया गया है। अक्षर एल का एल के रूप में तिलियों से प्रतिरूप। तो इसके लिए हम लोगों को एक नियम ज्ञात करना है। यहाँ पर आप लोगों को काउंट करना है कितना तिल्ली है, ठीक है, कितना तिल्ली यूज हो रहा है। तो देखिए 1 2 2 तिल्ली यूज हो रहा है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 2 लिख देंगे। और एल कितना पीस एल है, तो एल यहाँ पर एक बार ही है सिर्फ, ठीक है। तो एक के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी, लेकिन आपका बुक में एन यूज किया हुआ है, इसलिए हम लोग एन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 तो लिखेंगे, यानी कि 2 तिल्ली यूज हो रहा है। और एल कितना बार है, एक बार है, तो एक के लिए एन लिखेंगे कि एल कितना बार है, एक बार है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एन लिख देंगे। एन का मतलब यहाँ पर एक हो रहा है। जिससे एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए, अगर इसी को लेते हैं एग्जाम्पल, एल है यहाँ पर एल, तो इसके लिए अभी हम लोग लिखे 2n, 2 यानी कि 2 तिल्ली यूज हो रहा है यहाँ पर, और एल कितना है, एक बार है, इसलिए एन का वैल्यू हम लोग एक रखेंगे, ठीक है। जिसे इसको सोल्व करते हैं, 2 इंटू एन का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 2 2 1 2, टोटल कितना तिल्ली लग रहा है, 2 तिल्ली लग रहा है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर 2 बार एल रहता, फॉर एग्जाम्पल ये मैं 2 बार एल बना दे रहा हूँ, ठीक है, 2 बार एल बना दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए तिल्ली, एक एल बनाने में कितना तिल्ली यूज हो रहा है, 2 तिल्ली, ठीक है। और टोटल कितना यहाँ पर एल है, 2 एल है, तो यहाँ पर तभी 1 एल था, अभी 2 एल है, तो 1 के स्थान पर अभी हम लोग 2 रख देंगे, 2 दूना 4। देखिए कितना तिल्ली का जरूरत पड़ेगा, 4 तिल्ली का। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर 3 एल रखते हैं, तो 1 एल बनाने में 2 तिल्ली का यूज हो रहा है, इसलिए 2 तो लिखेंगे। यहाँ पर टोटल कितना एल है, 1 2 3, तो यहाँ पर एन के स्थान पर अभी हम लोग 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 6 तिल्ली का यूज होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर 2n आंसर हो जाएगा। आपका बुक का आंसर शीट में x+1 आंसर दिया हुआ है, बट आप 2n आंसर लिखिएगा, आंसर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं बी नंबर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर देखिए, अक्षर यू का यहाँ पर तिल्ली से यू बनाया गया है के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप, इसका नियम लिखना है। तो देखिए एल नंबर यानी कि 1 नंबर, ठीक है, पहला नंबर में हम लोग जैसे बनाए थे उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर जितना तिल्ली का जरूरत था उसको पहले लिखे थे, यहाँ पर 2 हुआ था, तो यहाँ पर टोटल तिल्ली का कितना जरूरत पड़ेगा, 1 2 3 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा, 3। और यू कितना बार है, एक बार है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ एन लिखेंगे, ठीक है, एन कंप्लीट हो गया, यही इसका आंसर है। फिर देखिए सी नंबर, अक्षर ई का, देखिए ई बनाया गया है तिल्ली से, के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप। तो यहाँ पर भी बहुत ही आसान है। टोटल तिल्ली कितना है, 1 यहाँ पर, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, टोटल 4 तिल्ली का जरूरत है, 4n,
यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, तिल्लियों से बने हुए वर्गों के निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। यहाँ पर वर्ग से बहुत सारा प्रतिरूप बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या देती है। तो जैसे हम लोग पहला नंबर को बनाए थे उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आकृति है, सिर्फ एक आकृति है तो n लिखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जितना तिल्ली का जरूरत है, 1 2 3 4, 4 तिल्ली का जरूरत है, 4n पहला नंबर का आंसर हो गया। दूसरा नंबर का आंसर, यहाँ पर कितना तिल्ली का जरूरत है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तिल्ली का जरूरत है यहाँ पर, तो 7 उसके बाद n लिख देंगे, हो गया आंसर। फिर तीसरा नंबर, यहाँ पर कितना तिल्ली का जरूरत है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10n हो जाएगा, बहुत ही आसान है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर टोटल 13 तिल्ली का जरूरत है, तो 13n हो जाएगा। यही इसका पूरा आंसर हो गया है। इसे आप नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर भी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, व्यंजक प्राप्त कीजिए प्रश्न संख्या 3 से 8 तक। देखिए तीसरा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है। अब देखिए अगर कहीं पर अधिक लिखा हुआ आपको मिलेगा, खासकर 6 क्लास में या फिर कहीं पर भी अलजेब्रा में, तो अधिक का मतलब होता है जोड़, ठीक है। और अगर कहीं पर कम मिल गया तो इसका मतलब होता है घटाव, ठीक है। इसी प्रकार, और अगर कहीं पर गुने मिल गया या फिर गुना मिल गया तो आपको तो पता है गुना का मतलब गुना होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है। x से 7 अधिक है, चलिए अधिक का मतलब अभी मैंने बताया जोड़ होता है, तो x में हम लोग 7 जोड़ देंगे, तो x जोड़ 7, यही इसका आंसर हो गया। फिर देखिए 4 नंबर, गीता की वर्तमान उम्र y वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या थी। देखिए पूर्व मतलब पहले होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले यानी कि माइनस, ठीक है, पहले यानी कि माइनस। और अगर बाद में लिखा हुआ रहता बाद का मतलब होता है प्लस, ये सब आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। पहले का मतलब होगा माइनस। तो देखिए गीता का उम्र y है अभी, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो 5 घटा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली y माइनस 5 लिख देंगे, क्योंकि y अभी है तो 5 साल पहले कितना था, 5 घटा देंगे y में, तो y माइनस 5 इसका आंसर आ चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक बांस की लंबाई 8 मीटर है, एक बांस की लंबाई 8 मीटर है, इससे x मीटर का एक टुकड़ा काट लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है काट लिया जाता है, यानी कि हम लोग माइनस करेंगे, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर है, इसमें से x काट लिया जाता है, मान कर चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, x काट लिया जाता है, तो 8 माइनस x इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 8 माइनस x, यही इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पिंकी रिंकी की छोटी बहन है। पिंकी रिंकी की छोटी बहन है, पिंकी रिंकी से 5 साल छोटी है। क्या आप पिंकी की आयु रिंकी की आयु के पदों में लिख सकते हैं यदि रिंकी की आयु x वर्ष है। अब देखिए यहाँ पर पिंकी जो है वो छोटी है, रिंकी, ठीक है, पिंकी छोटी है, रिंकी बड़ी है। पिंकी रिंकी की छोटी बहन है, पिंकी रिंकी से 5 साल छोटी है, पिंकी जो है 5 साल छोटी है। तो हम लोगों को देखिए किसका निकालना है कि आप पिंकी की आयु रिंकी की आयु के पदों में लिख सकते हैं, हम लोगों को पिंकी का निकालना है, ठीक है, यानी कि छोटी बहन का ही हम लोगों को निकालना है।
यदि रिंकी का देखिए x वर्ष है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे रिंकी का x है, तो पिंकी देखिए 5 साल छोटी है, छोटी के लिए हम लोग -5 कर देंगे, ठीक है। रिंकी का x है और पिंकी का जो है वो उम्र रिंकी से 5 साल कम है, तो यहाँ पर x-5, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आसान है, बस एक बार समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान है। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 10 कैडेट हैं, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो, यानी कि पंक्ति n है जैसे कि मैंने कहा, और देखिए एक पंक्ति में 10 कैडेट हैं, तो n और 10 को बस यहाँ पर लिख देंगे, 10n ये हो जाएगा कैडेटों की संख्या प्राप्त करने का नियम। यहाँ पर 10 का मतलब 10 कैडेट है एक पंक्ति में, और पंक्ति यहाँ पर n लेना है, ठीक है, 10n ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी अक्षर f का प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पर f बनाना है, f बनाने में कितना तिल्ली का जरूरत पड़ेगा, 1 2 3, 3 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग रफ पेज यूज करते हैं नॉर्मली। देखिए यहाँ पर टोटल कितना तिल्ली का जरूरत पड़ेगा, 3 तिल्ली, और जो नियम कहता है कि एक f है इसलिए एक बार n लिखेंगे, ठीक है। पहला नंबर का क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए, इसी प्रकार का था 3n। तो यहाँ पर देखिए बनाए गए प्रतिरूप f की संख्या 1, f जब 1 पीस रहेगा तब उसके लिए 3n फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए आवश्यक तिलों की संख्या ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 3 गुना, अभी देखिए 1 है f की संख्या, तो n के स्थान पर 1 रखेंगे, 3 का 3, तो यहाँ पर जब 1 f बनाना हो तो 3 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा। अब जब 2 f बनाना हो तो कितना का जरूरत पड़ेगा, देखिए n के स्थान पर अभी हम लोग 2 रख देंगे, 3 × 2, 3 गुना 2, अभी n ये जो 2 लिखा हूँ मैं n के स्थान पर 2 लिखा हूँ, ठीक है, और 3 देखिए, और 3 और n के बीच में यहाँ पर गुना रहता है। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक चर है, ठीक है, मानकर चलिए चर n है और कोई अचर है, जिसे कि यहाँ पर मैं 2 लिख दिया हूँ, दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुना का साइन हमेशा छिपा हुआ रहता है, इसको याद रखना है। चर अचर एक साथ है तो बीच में गुना का साइन छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर गुना है बीच में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गुना लिखे हैं। इसको गुना कर देते हैं, 3 दूना 6, जब 2 f बनाना हो तो 6 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा, 3 f बनाना हो तो 3 गुना 2 के स्थान पर भी हम लोग 3 लिख देंगे, 3 तिया 9, 9 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा। उसी प्रकार जब 4 f बनाना हो तो कितना तिल्ली का जरूरत पड़ेगा, 3 गुना 4 बराबर 3 चौके 12, यहाँ पर 12 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा। उसी प्रकार जब 5 f बनाना हो तो 3 गुना 5 बराबर 5 तिया 15, 15 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा। जब 6 बनाना हो f, 6 तिया 18, 18 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पर जब 7 हो तो देखिए 3 गुना 7 बराबर 7 तिया 21, यहाँ पर 21 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा। उसी प्रकार जब 8 बनाना हो 3 गुना 8 बराबर 8 तिया 24, तो यहाँ पर 24 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा। जब 9 तिल्ली बनाना हो तो 3 गुना 9 करेंगे, 3 9 27, तो यहाँ पर टोटल 27 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा। और जब 10 तिल्ली बनाना हो तो यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे, 3 दहाइये 30, 3 दहाइये 30, तो यहाँ पर 30 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा। और जब 11 तिल्ली बनाना हो तो 3 गुना 11 बराबर 33, तो यहाँ पर 33 तिल्ली का जरूरत पड़ेगा। तो ये है 8 नंबर का आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नॉर्मल सी बात है,
एक बार एफ बनाने में 3 तिल्ली की जरूरत पड़ता है, तो 2 बार एफ बनाने में 6 तिल्ली की जरूरत पड़ेगा, 3 बार एफ बनाने में 9 तिल्ली की जरूरत पड़ेगा। इसी प्रकार इधर संख्या बढ़ते जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय, बस क्रम को बदल दिए हैं। ए जोड़ बी था यहाँ पर, तो बी को पहले लिख दिए हैं और ए को बाद में लिख दिए हैं, बीच में जोड़ है। देखिए इसको हम लोग क्रम विनिमय कहते हैं, क्रम में हेर फेर कर देना। इसकी जांच कीजिए, इसकी जांच करना है। पहला नंबर देखिए, जब ए बराबर 5 और बी बराबर 6 है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अभी ए के स्थान पर 5 रखेंगे। देखिए ए के स्थान पर 5 लिख देंगे, फिर जोड़ है तो नीचे जोड़, बी है तो यहाँ पर बी का स्थान में देखिए 6 दिया हुआ है, बी बराबर 6 है तो बी के स्थान में 6 लिख देंगे। फिर देखिए बी है यहाँ पर, तो बी के लिए 6 लिखेंगे प्लस, फिर ए का वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा बराबर, 6 और 5 को जोड़ने से भी 11 हो जाता है। इस तरीके से यह सत्यापित हुआ। ये हो गया इसका आंसर, इजी है। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर, ए के स्थान पर 8 है और बी बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, ए बराबर 8 बी बराबर 3। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ए के स्थान पर 8 रखेंगे, ए बराबर 8 है इसीलिए 8, जोड़ के नीचे जोड़, बी बराबर देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे बराबर, बी के स्थान पर फिर से 3 लिखेंगे जोड़, फिर ए के लिए 8 दिया हुआ है तो 8 लिख देंगे, जोड़ देंगे दोनों को, 8 और 3 11 बराबर, 3 और 8 जोड़ेंगे तो भी 11 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए दोनों बराबर है, 11 बराबर 11, तो यही इसका आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर, 10 नंबर। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, ए गुना बी बराबर बी गुना ए। जस्ट 9 नंबर के जैसे है। 9 नंबर में यहाँ पर जोड़ था, अभी गुना है। ठीक है, तो देखिए गुणन का क्रम विनिमय, गुणन, देखिए गुणन का क्रम विनिमय, बस आगे पीछे किया हुआ है। ए प्लस ए इंटू बी था, उसको बी इंटू ए किया हुआ है। ठीक है, बस आगे पीछे किया हुआ है गुना के साथ, तो क्रम विनिमय नियम है। इसको सत्यापित कीजिए, इसको सत्यापित करना है। जब ए बराबर 0 और बी बराबर 4 हो, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए गुना बी बराबर बी गुना ए। ए के स्थान पर 0 है, 0 लिख देंगे, गुना के नीचे गुना लगा देंगे, बी बराबर 4 है तो 4 लिख देंगे, बराबर के नीचे बराबर, बी बराबर देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, गुना ए के नीचे देखिए ए बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। देखिए 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 को 0 से गुना करेंगे फिर भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए दोनों बराबर है, सत्यापित हो गया। ये हो गया इसका आंसर, बहुत ही आसान है। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, ए बराबर 3 बी बराबर 1। ए गुना बी बराबर बी गुना ए, क्वेश्चन है ये। अब देखिए ए के स्थान पर 3 रखेंगे, ए बराबर 3 है इसीलिए, गुना के नीचे गुना, बी बराबर देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे बराबर, बी बराबर 1 है, गुना के नीचे गुना, ए बराबर देखिए 3 है तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एका 3 बराबर, 1 को 3 से गुना करेंगे, 1 तिया 3, दोनों तरफ 3 आ गया है। ये हो गया इसका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ए बराबर 10 बी बराबर 7। ए गुना बी बराबर बी गुना ए। ए के स्थान पर 10 लिखेंगे, गुना के नीचे गुना, बी के स्थान पर 7 लिखेंगे बराबर, बी के स्थान पर 7 लिखेंगे, गुना के नीचे गुना, ए के स्थान पर 10 लिखेंगे, 10 सते 70 बराबर 10 यहाँ पर 7 है ना, 7 दहाइए 70। देखिए 10 गुना 7 70, 7 गुना 10 बराबर 70। ये हो गया इसका आंसर। देखिए बराबर के दोनों ओर सेम है, बराबर संख्या है 17 और 70, तो ये हो गया 10 नंबर का आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को संतुलित कीजिए। पहला है देखिए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो इसको क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने 9 नंबर में सोल्व किया, सेम टू सेम। इसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय। लेकिन किसका क्रम विनिमय, बीच में देखिए योग है। ठीक है, तो योग का क्रम विनिमय, इसका मिलान तीसरा नंबर के साथ हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं, पहला नंबर को तीसरा नंबर के साथ। ठीक है, आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट तीसरा नंबर के साथ इसको मिला देना है। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर,
ए गुना ब्रैकेट बी गुना सी ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट ओपन ए गुना बी ब्रैकेट क्लोज गुना सी। तो यहाँ पर देखिए ए गुना बी गुना सी है, यहाँ पर भी ए गुना बी गुना सी है, सेम है, बस ब्रैकेट लगाने का स्थान अलग अलग है। पहला तरफ यहाँ पर देखिए b गुना सी को ब्रैकेट में बंद किया गया है और इधर देखिए a गुना b को ब्रैकेट में बंद किया गया है। इसको हम लोग सहचर्य का नियम कहते हैं, ठीक है, सहचर्य का नियम, लेकिन बीच में गुना है इसलिए गुणन का सहचर्य का नियम हो जाएगा 5वां नंबर के साथ। तो इसको 5वां नंबर के साथ मिला देना है। ये चलिए अभी आप लोगों को दिखाई देगा, इसको इसके साथ मिला देना है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर a गुना b बराबर b गुना a। ये अभी हम लोग 10 नंबर में सोल्व किए हैं। देखिए ये भी क्रम विनिमय है लेकिन गुना के साथ है, तो गुणन का क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय। देखिए दूसरा नंबर, तो इसको दूसरा नंबर के साथ मिला देना है, ठीक है, गुणन का क्रम विनिमय। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर a जोड़ b जोड़ c और b और c को ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए a जोड़ b जोड़ c और यहाँ पर a और b को ब्रैकेट में बंद किया गया है। सेम दूसरा नंबर के जैसे है लेकिन दूसरा नंबर में गुना था और चौथा नंबर में जोड़ है। तो इसको जब ब्रैकेट आगे पीछे रहता है इसको हम लोग सहचर्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुना था इसलिए गुणन का सहचर्य, यहाँ पर जोड़ है इसलिए योग का सहचर्य, योग का सहचर्य, योग का सहचर्य पहला नंबर। तो चौथा नंबर का मिलान हो जाएगा पहला नंबर के साथ। आई होप समझ रहे हैं आप लोग। फिर देखिए 5वां नंबर a गुना ब्रैकेट b जोड़ c, ब्रैकेट के अंदर b जोड़ c है और यहाँ पर देखिए a गुना b जोड़ a गुना c। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर a है तो a को हम लोग b के साथ भी गुना करते हैं और c के साथ भी गुना करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं योग पर गुणन का वितरण, ठीक है, योग पर गुणन का वितरण 5वां नंबर का चौथा नंबर के साथ मिलान हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है घन यानी कि क्यूब एक त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल आकृति होता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इसके 6 वर्गाकार फलक होते हैं। यहाँ पर देखिए आकृति में दिखाया गया है एक घन और इसका 6 वर्गाकार फलक होते हैं। फलक इसको कहा जाता है, ये हमारा एक फलक है, ये दूसरा फलक है, ऊपर का तीसरा फलक है और इधर भी देखिए चौथा फलक है। फिर यहाँ पर ये वाला 5वां और नीचे यहाँ पर जो है वो 6ठा फलक है। घन के एक किनारे की लंबाई L है, एक किनारे की लंबाई देखिए L है लिखा हुआ है। घन के किनारे की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुल लंबाई यानी कि टोटल जो लंबाई है L है, ठीक है, एक किनारा का जो लंबाई है वो L है। ऐसा टोटल कितना किनारा है उसको काउंट करना है हम लोगों को। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 किनारा है इसका। यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है 6 वर्गाकार फलक है और किनारा 12 है। एक किनारा का लंबाई L है तो 12L इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12L सूत्र बन जाएगा घन के किनारे की कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो आप डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हैं। चलिए यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, घन के किनारा की कुल लंबाई के लिए सूत्र बराबर 12L, ठीक है, 12L ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 6 का 8.1 पूरा कंप्लीट किया। कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सिस्टम क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।